नॉवेल्स उपन्यासों का लेखन नियो क्लासिकल युग में प्रारंभ हो गया था। जोनाथन स्विफ्ट थे, डेनियल डीफो थे, फील्डिंग थे, रिचर्डसन थे। रोमांटिक पीरियड में नॉवेल्स का लेखन और आगे बढ़ा। वाटर स्कॉट जैसे लेखक पैदा हुए। विक्टोरियन युग में उपन्यासों का लेखन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अपने चरम रूप पर पहुंच गया। विक्टोरियन युग में बच्चों का लेखन, चिल्ड्रेंस लिटरेचर भी प्रारंभ हुआ। विक्टोरियन युग में कविता टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड से होते हुए आगे बढ़ी। तो विक्टोरियन युग का अध्ययन करते हैं। द विक्टोरियन एज 1837 टू 1901, 1837 से 1901 का समय विक्टोरियन युग का माना जाता है। यद्यपि कहीं कहीं 1835 भी लिखा जाता है और थोड़ा पहले समाप्त होना मान लिया जाता है। तो 1837 से 1901 एक परंपरागत विक्टोरियन एज का समय काल है। इसके पहले पार्ट का अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। द इमर्जेंस ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर एज अ जॉनर। तो विक्टोरियन एज में जो बच्चों का लेखन है एक विधा के रूप में वो प्रारंभ हुआ। एज ऑफ रिफॉर्म्स। विक्टोरियन एज समृद्धि का युग था, साहित्यिक समृद्धि का भी युग था और रिफॉर्म्स का युग था। एज ऑफ रिफॉर्म्स। 1832 रिफॉर्म बिल, 1832 का रिफॉर्म बिल विक्टोरियन पीरियड में आया था। चार्टिस्ट मूवमेंट ऑफ 1838 विक्टोरियन पीरियड का एक महत्वपूर्ण मूवमेंट था, चार्टिस्ट मूवमेंट 1838 का। इन 1859 चार्ल्स डार्विन published his book The Origin of Species, in which he laid out the theory of evolution. चार्ल्स डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का 1859 में जो प्रकाशन होता है 1859 में, उसने विश्वास पर बड़ा सा आघात किया था और इसलिए टेनिसन को कंप्रोमाइजेस करने पड़े। तो विक्टोरियन पीरियड कंप्रोमाइज का भी पीरियड रहा है, एक संतुलन का, एक समझौते का पीरियड रहा है। तो इसलिए विक्टोरियन कंप्रोमाइज बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। तो 1859 में चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन के अलावा हर्बर्ट स्पेंसर थे, हक्सले थे। ये लोग डार्विन की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और हक्सले का साइंस के प्रति बहुत ही व्यापक रुझान था, या लोगों का साइंस के प्रति अपने रुझान को व्यापक करने में हक्सले का बहुत योगदान था। मैन टू कमांड एंड वुमन टू ओबे, टेनिसन द प्रिंसेस 1847। तो टेनिसन विक्टोरियन कंप्रोमाइज में मैन और वुमन के मध्य कंप्रोमाइज की बात द प्रिंसेस में करते हैं 1847 में। उसी में की दो पंक्तियां हैं, मैन टू कमांड एंड वुमन टू ओबे। वे मैन और वुमन को कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक मानते हैं। देयर शी वीव्स by night and day,
a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stay. लेडी ऑफ सैलट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये पंक्तियाँ लेडी ऑफ सैलट से हैं, जो कि एक बैलड है, 4 भागों में लिखा गया है। देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Why faintest thou? I wondered till I died. Roam on, the light we sought is shining still. Dost thou ask proof? Our tree it crowns the hill. Our scholar travels at the loved hill. थायरेसिस आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड की थायरेसिस और स्कॉलर जिप्सी 2 पुस्तकें हैं। थायरेसिस मैथ्यू आर्नल्ड की एलेजी है, लेकिन ये दोनों पुस्तकें एक दूसरे की पूरक भी हैं। थायरेसिस स्कॉलर जिप्सी से प्रेरणा भी लेती है, और कवि कहता है कि जब तक हमारा स्कॉलर जिप्सी इन पहाड़ियों पर घूमता रहेगा, तब तक थायरेसिस को समाप्त नहीं होना चाहिए। आवर स्कॉलर ट्रेवल्स एट द लव्ड हिल, टेनिसन्स थायरेसिस आर्नल्ड। ये थायरेसिस का है, आर्नल्ड की प्रसिद्ध एलेजी थायरेसिस। आर्नल्ड मेंशंस हेब्रेइज्म एंड हेलेनिज्म। तो आर्नल्ड की 2 टर्म हैं, हेब्रेइज्म और हेलेनिज्म। इन टर्म्स को कल्चर एंड एनार्की 1869 के चैप्टर 4 में आर्नल्ड इनका उल्लेख करते हैं। यानी आर्नल्ड मेंशंस हेब्रेइज्म एंड हेलेनिज्म इन कल्चर एंड एनार्की 1869 चैप्टर 4। द इंग्लिश मिडिल क्लास। आर्नल्ड इंग्लिश जो क्लास सिस्टम है उसको वर्गीकृत करते हैं। तो जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं, उनको बारबेरियंस कहते हैं, और कहते हैं थोड़ा बहुत उनमें लाइट है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो बुर्जुओसी है, उसको फिलिस्टीन कहते हैं। तो आर्नल्ड इंग्लिश मिडिल क्लास को फिलिस्टीन कहते हैं। सन्स एंड लवर्स 1913 में लिखी गई थी, और इसमें ये विक्टोरियन पीरियड की नहीं है, उसके बाद की है। इसमें मिस्टर मॉरेल जो होते हैं वे रेड और ब्लैक कलर्स के कपड़े पहनते हैं। तो ये इसलिए, यानी जो रेड और ब्लैक है मिस्टर मॉरेल के जो कपड़े हैं, तो वे उनकी सेंसुअल वाइटेलिटी को बताते हैं। इन सन्स एंड लवर्स मिस्टर मॉरेल appears in red and black colors. His sensual vitality. कार्लाइल से फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1837। तो कार्लाइल ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1837 में लिखा था। डिकेंस का हिस्टोरिकल नॉवेल द टेल्स ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आधारित है। डिकेंस का हिस्टोरिकल नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1837 पर आधारित है, जो कार्लाइल की रचना है। हार्डीज टेस्ट 1891।
तो टॉमस हार्डी की एक प्रमुख उपन्यास टेस्ट 1891 में लिखा गया था। टॉमस कार्लाइल, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा था, उनका जन्म 1795 में हुआ था, जिस साल कीट्स का जन्म हुआ था, लेकिन वे दीर्घजीवी थी। 1881 में उनका निधन हुआ था। टॉमस कार्लाइल 1795 1881। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, केबले 1833, न्यूमैन 1845। विक्टोरियन पीरियड में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक महत्वपूर्ण मूवमेंट था, जिसमें केबले 1833 और न्यूमैन 1845 सम्मिलित थे। मेन एंड वीमेन 1855, 2 वॉल्यूम्स, 51 पोएम्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1855। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का एक संकलन है मेन एंड वीमेन, ये 1855 में प्रकाशित हुआ था। मोबी डिक और द वेल 1851, 1851 में अमेरिकन लेखक हार्मन मेलविले की मोबी डिक प्रकाशित होती है। इसका उपनाम द वेल भी है। इसमें 135 चैप्टर हैं। मोबी डिक और द वेल 1851, हार्मन मेलविले 135 चैप्टर्स। स्पैज़मोडिक्स 1850। तो विक्टोरियन पीरियड में एक आंदोलन चल रहा था, बहुत लंबा आंदोलन तो नहीं था, स्पैज़मोडिक्स का था। जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था, तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था केबले का, लेकिन केबले न्यूमैन का जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन एक स्पैज़मोडिक्स मूवमेंट था 1850 का। जेपी बेली, सिडनी डोबेल, अलेक्जेंडर स्मिथ, ये लोग इससे संबंधित थे। स्पैज़मोडिक्स से जेपी बेली, सिडनी डोबेल, अलेक्जेंडर स्मिथ संबंधित थे और इसमें एक्जुबरेंट फैंसी का उपयोग किया था, इमेजिनेशन का नहीं। एक्जुबरेंट फैंसी, स्पैज़मोडिक्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशन डिकेंस की रचना है। डिकेंस गेव द स्टोरी अ हैप्पी एंडिंग टू द सजेशन ऑफ बुलवर लिटन। तो स्वाभाविक रूप से ग्रेट एक्सपेक्टेशन की जो एंडिंग है, डिकेंस वो अनहैप्पी करना चाहते थे, यानी पिप और स्टेला की शादी नहीं करवाना चाहते थे, जो कि लोग स्वाभाविक कहते हैं। लेकिन बुलवर लिटन के कहने पर उन्होंने इसकी हैप्पी एंडिंग की। विक्टोरियन पीरियड की डिकेंस के बाद एक रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट जॉर्ज एलियट आती हैं। डिकेंस, ब्रॉन्टे सिस्टर, इनके बाद जॉर्ज एलियट आती हैं। जॉर्ज एलियट 1819-1880 लगभग समकालीन है। जॉर्ज एलियट 1819-1880। मिडिल मार्च जॉर्ज एलियट का एक नावल है, मिडिल मार्च, जिसे एपिक नावल कहा जाता है। बहुत सारे पात्र हैं। मिडिल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ 1871। तो इस नावल में 2 समानांतर कहानियां हैं, महत्वपूर्ण 2 समानांतर कहानियां हैं, और वे दोनों अनहैप्पी मैरिजेज की हैं। डोरोथिया ब्रूक्स और रोजामंड की अनहैप्पी मैरिज की हैं। डोरोथिया तो बाद में शादी कर भी लेती है। तो मिडिल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ 1871, 2 पैरेलल स्टोरीज ऑफ अनहैप्पी मैरिजेज ऑफ डोरोथिया ब्रूक्स एंड रोजामंड विंसी। And I choose never to stoop, oh sir, she smiled, no doubt. Whenever I passed
her, but who passed without much the same smile. This grew, much the same smile, this grew. I gave commands, then all smiles stopped together. Then all smiles stopped together. My last Duchess Brownings. तो ये पैरा My last Duchess ब्राउनिंग से लिया गया है, जो एक दुखद कहानी कहता है। ब्राउनिंग की एक बेहद प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेज। द मिडिल मार्च हैज सेटिंग इन द ईयर ऑफ 1829-32। मिडिल मार्च की 1829 और 32 के मध्य की सेटिंग है। यानी मिडिल मार्च में जो घटनाएं घटित होती हैं वो 1829 और 32 की बीच की होती हैं, जबकि मिडिल मार्च 1871 में लिखी गई है। यानी 1829-32 की कहानी 1871 में लिखी गई है। द प्रील्यूड टू मिडिल मार्च opens with a reference to the history of man and narrows immediately to the particular history of a remarkable woman, सेंट थेरेसा। तो मिडिल मार्च में एक महत्वपूर्ण वुमन सेंट थेरेसा का रेफरेंस दिया गया है उसके भूमिका में। That low man goes on adding one to one. That low man goes on adding one to one. His hundreds soon hit. This high man aiming at a million. Message and unit. A grammarian's funeral. ब्राउनिंग। तो ये ब्राउनिंग की एक यूलोजी है, अ ग्रामेरियन फ्यूनरल, और उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। धन्यवाद। थैंक यू।